MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस 6th पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। सबसे पहले हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का अर्थ स्पष्ट करें तो मित्रों, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन के लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं और मौलिक होते हैं, और संविधान द्वारा ये नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वे अधिकार मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार जो है व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और इनके अभाव में व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए जाते रहे हैं, और इन अधिकारों के मूल अधिकार होने का ये एक पहला कारण था कि ये व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा कारण ये है मूल अधिकार को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहने का कि उन्हें देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है और साधारणतया संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अलावा इनमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए भी इनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। तीसरा कारण है इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहने का कि ये अधिकार साधारणतया अनुल्लंघनीय है, अर्थात इनका उल्लंघन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत द्वारा नहीं किया जा सकता है। और चौथा है कि जो मूल अधिकार है वो न्याय योग्य होते हैं, अर्थात इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। न्यायपालिका जो है इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है, तो इस तरह से ये न्याय योग्य भी हैं। तो ये है मूल अधिकारों का अर्थ, यानी वे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, उसके व्यक्तित्व विकास के लिए, उसके जीवन के लिए जो अधिकार अनिवार्य होते हैं और जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं, वे मूल अधिकार कहलाते हैं। अब यह आता है कि हमारे यह जो संविधान में अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है, तो इसको अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अब हम इनको पढ़ेंगे। मित्रों, सबसे पहली विशेषता आती है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र, यानी ये जो भारतीय संविधान का जो तृतीय भाग है, मैं आपको बता दूं पूरा संविधान 22 भागों में बंटा हुआ है, 395 अनुच्छेदों को 22 भागों में बांटा हुआ है। तो संविधान का जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकारों का विवेचन किया गया है और ये दुनिया का सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। विस्तृत कैसे है कि संविधान के कुल 23 अनुच्छेद इससे संबंधित है। 23 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है। कौन कौन से? अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35। अनुच्छेद 12 से प्रारंभ होकर 30 तक और 32 से 35 तक मूल अधिकारों का जिक्र किया हुआ है, और इसमें कई तो ऐसे लंबे लंबे अनुच्छेद हैं मूल अधिकारों से संबंधित जो कि बहुत ही बड़े हैं। जैसे संविधान का अनुच्छेद 19वां जो है वो बहुत ही बड़ा है आकार में, तो ये सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। एक बात आप यहाँ ध्यान दें कि अनुच्छेद 31 जो है वो बीच में गायब है, 12 से 30 और 32 से 35। तो 31 नंबर वाला पहले मूल अधिकारी था, संपत्ति का अधिकार, जो कि संविधान संशोधन के द्वारा अब सिर्फ एक कानूनी अधिकार ही रह गया है। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की दूसरी विशेषता है मौलिक अधिकार व्यावहारिकता पर आधारित। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है, यानी ये सिर्फ कहने मात्र के लिए नहीं है, वास्तव में इनका उपयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकारों को स्वीकार करते हुए भी पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। इसी तरह से शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध भी किया गया है। तो इस तरह से ये व्यवहारिकता पर आधारित मूल अधिकार है। तीसरी विशेषता है मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं है, यानी मूल अधिकारों की भी सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि इन पे कोई अंकुश नहीं है, इन पर भी अंकुश है। कैसे है
इस संबंध में भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में अंतर यह है कि अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस शक्ति के सिद्धांत के आधार पर राज्य को सामान्य हित में मौलिक अधिकारों पर आवश्यक और उचित नियंत्रण लगाने की शक्ति दे दी है। इस प्रकार अंतिम रूप से भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में कोई अंतर नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया गया है, अमेरिकी संविधान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि मौलिक अधिकारों को भी सीमित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये निरंकुश है, अंकुश इन पर भी परिस्थितियों के अनुसार लगाया जा सकता है। चौथा है, प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी ऐसे कोई अधिकार जिनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है तो उनको नहीं स्वीकारा गया है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा अधिकार है और मूल अधिकार है, जबकि वो संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है। इसको कहते हैं प्राकृतिक या अगणित। अगणित यानी जिसकी गणना नहीं की गई है। तो संविधान में जो 6 मूल अधिकार है, इनके अलावा आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये भी मेरा मूल अधिकार है। पांचवी विशेषता आती है मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञाएं मात्र नहीं है, वे पूर्ण वैधानिक अधिकार हैं और संविधान ने न्यायालयों को आज्ञा दी है कि वे देखें कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन न होने पाए। यानी न्यायालय ये देखे कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं हो और हनन होने पर उनको राहत प्रदान करें। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हों। तो इस तरह से मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था भी भारतीय संविधान में की गई है। तो ये थे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो अर्थ बताया गया वो, और हमारा जो अधिकार पत्र है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि मूल अधिकारों का महत्व क्या है। हम पहले मूल अधिकार देखें, उससे पूर्व इनका महत्व समझ लेते हैं कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों को क्यों सम्मिलित किया गया, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहला आता है इम्पोर्टेंस में कि मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। वे इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य हैं कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनके बिना उचित रूप से नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व विकास करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए प्रजातंत्र बहुत सारे कार्य करता है। तो प्रजातंत्र में आवश्यक हो जाता है कि उसको नागरिक को अधिकार मिले। प्रजातंत्र यदि लोकतंत्र है तो फिर अधिकार मिलने चाहिए, स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। तो इस तरह से ये मौलिक अधिकार जो है प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। दूसरी इंपॉर्टेंस आती है कि मूल अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान समय में निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत शासन का भय समाप्त हो गया है, लेकिन प्रजातंत्रात्मक राज्यों में बहुमत तानाशाही का भय बराबर बना हुआ है। मूल अधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति की, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं और इस प्रकार बहुमत के अत्याचारी शासन की आशंका का अंत करते हैं। यानी व्यक्ति को ये भय नहीं हो सकता कि भी ये लोकतंत्र शासन में किसी ने पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत या 3/4 बहुमत प्राप्त कर लिया है या सारा ही उसने स्थान प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे में वो निरंकुश हो सकते हैं। तो यदि मूल अधिकार रहेंगे तो व्यक्ति अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का इस्तेमाल करके अपनी सुरक्षा कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंस है मौलिक अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा एक और तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये अधिकार ही हैं जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य करते हैं। कैसे? मान लो व्यवस्थापिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे क्रियान्वित करती है, तो ऐसे में न्यायालय है जो क्या करेगा, उनको अवैध घोषित कर देगा, क्योंकि व्यक्ति क्या करेंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे और फिर उनको अवैध घोषित न्यायालय करेगा। तो ये एक तरह से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य करते हैं अधिकार।
और दूसरी तरफ क्या है, नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान करते हैं। यानी व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, नागरिक भी क्या कर सकते हैं कि यदि शासन स्वेच्छाचारी हो जाता है, स्वेच्छाचारितापूर्ण संचालन करता है, तो ऐसे में जनमत निर्माण के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए ये उचित अवसर प्रदान करते हैं कि आप इस तरह से स्वेच्छाचारी शासन का विरोध कर सकते हैं। तो हमारे मूल अधिकार जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको संविधान में स्थान दिया गया है। संविधान में बहुत स्पष्टता से इनके बारे में लिखा गया है। ये कुल संख्या में 6 मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। पहले ये 7 थे, लेकिन अब इनकी संख्या 6 ही रह गई है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है और अब ये कानूनी अधिकार ही, विधिक अधिकार ही रह गया है। इस प्रकार हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज के लिए इतना ही। कल अगली कक्षा में हम विस्तार से पढ़ेंगे इन मूल अधिकारों के बारे में।